Pharma Study Channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी या आगे अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में यहाँ से इन सेक्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एलिसा टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। एलिसा टेस्ट किसकी डायग्नोसिस में यूज़ होता है? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड ऑप्शन है टाइफाइड, एड्स, रेबीज़। अब ये क्वेश्चन आया है डिजीज़ और उसकी डायग्नोसिस से। ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है ट्यूबरकुलिन या मांटाउक्स टेस्ट। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। इसका चार्ट अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा और उस स्लाइड से जितने भी चार्ट डिजीज़ और उनके डायग्नोसिस हैं वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से ज़रूर आता है कि किस डिजीज़ की डायग्नोसिस का कौन सा टेस्ट है, उसका नाम क्या है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। ये जो एलिसा टेस्ट का क्वेश्चन है इसमें सही ऑप्शन होगा एड्स। रेबीज़ के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है। आरटी-पीसीआर टेस्ट आप लोगों ने कोरोना के टाइम में पढ़ा होगा। उसमें क्या बोला जाता था, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना है तो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म क्या बताया जाता था? आरटी-पीसीआर एक मेथड है। तो आरटी-पीसीआर कोरोना के लिए भी होता है, आरटी-पीसीआर रेबीज़ के लिए भी होता है। तो आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो वो जानने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया आरटी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, आरटी-पीसीआर। तो यहाँ देखते हैं, आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ जिस चार्ट से आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग टेस्ट है। ये देखिए, ये वो चार्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ ये डिजीज़ पहले कॉलम में दी हुई है और सेकंड कॉलम में ये डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया हुआ है। इसमें से एक डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है कि कौन सी डिजीज़ है। और उसमें से देखिए दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिजीज़ पूछी जाएगी और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया से हो रहा, वायरस से हो रहा है, उस बैक्टीरिया वायरस का नाम क्या है, और या तो उसका टेस्ट पूछेगा। तो पहला है जैसे टाइफाइड, टाइफाइड का मैंने बताया विडाल टेस्ट, ये बहुत बार पूछा गया है फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, जीपैट के एग्ज़ाम में, इन सब में कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए दो टेस्ट हैं यहाँ, मंटाक्स टेस्ट है और ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। थर्ड है लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट है। फिर टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर के लिए आपका वाल फेलिक्स टेस्ट है। फिर उसके बाद बर्सुलोसिस के लिए कॉम्ब टेस्ट है, ये आ चुका है, ये एक बार ये गेट में आया था, ये वाला, ये देखिए, ये ब्रूसेलोसिस के लिए कॉम्ब टेस्ट ये आ चुका है एक बार। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रोज़ वाटर टेस्ट, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। और हीमोफीलियस के लिए डक्री टेस्ट, ये भी एक बार पूछा जा चुका है। तो ये ऐसा चार्ट है जिसमें से सवाल कई बार आ चुका है, तो आपको इसमें मिस नहीं करना। जो चार्ट मैं दे रहा हूँ, फार्मा स्टडी चैनल पे जो चार्ट आपको दिए जा रहे हैं वो चार्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मिस मत करिए, उसमें मत सोचिए कि हाँ इसमें से कितना याद करें, उसमें से आपको पूरा याद करना है क्योंकि आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सी ऐसी है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से डिजीज़ होती है? फर्स्ट ऑप्शन मलेरिया, सेकंड गोनोरिया, कॉलरा, लेप्रोसी। तो मलेरिया के बारे में सबको पता है कि ये मॉस्किटो बाइट से होता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट हुआ है और फिर वही मॉस्किटो किसी नॉन इन्फेक्टेड हेल्दी पर्सन को काट ले तो उसको वो मलेरिया हो जाएगा। गोनोरिया, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनता है तो गोनोरिया उसको हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा गोनोरिया। कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज़ है, सबको पता है। लेप्रोसी सबको पता है किस तरीके की, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई इसका ऑर्गेनिज्म है, उससे होता है। तो यहाँ भी देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये सवाल आया हुआ है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज़ के। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर मैंने एक चार्ट ये बनाया हुआ है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से सवाल इस तरीके से आता है कि भाई ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, या कि इसका कैरियर क्या है, इसका वेक्टर क्या है, किसके थ्रू ये फैलता है, और इसका होस्ट क्या है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ये देखिए डायरेक्ट में जो डिजीज़ है उसमें आपका एड्स हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, रेबीज़ हो गया, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ड्रिंकिंग ग्लास, जैसे जूठा पानी किसी से अपना टूथब्रश यूज़ करने पे, इससे इन्फ्लुएंज़ा या स्ट्रेप्ट थ्रॉट, गला ख़राब होना, ये सब बीमारी होती हैं। एयरबॉर्न डिजीज़ में कफिंग है, स्नीजिंग है, एरोसॉल ड्रॉपलेट, इन सब से इन्फ्लुएंज़ा या ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद वेक्टर बॉर्न में मतलब कोई एक माध्यम है उसका, वेक्टर बॉर्न मॉस्किटो, टिक, फ्लीज़, ये मलेरिया है, लाइम डिजीज़ है, ये सब फैला रही हैं। वाटर बॉर्न मतलब पानी के थ्रू फैल रहा है, तो कॉलेरा होगा, जियार्डिया, डायरिया हो गया। और फूड बॉर्न मतलब खाने के थ्रू फैल रहा है, इन्फेक्टेड खाना, फूड पॉइजनिंग है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए इंपॉर्टेंट है ये। फीकल ओडर मतलब जो फीसेस हैं, जो लैट्रीन है, लैट्रीन
तो आपके खाने को इन्फेक्टेड कर रही है किसी भी तरीके से, मान लीजिए, और वो आपके पेट तक पहुंच रहा है, तो उससे क्या होता है, पोलियो। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोलियो कैसे फैलता है, तो ये फीकल ओरल रूट है। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले एक चार्ट और देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे अभी एड्स हमने पढ़ी, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में दो तरीके की डिजीज़ होती है, वायरल एंड बैक्टीरियल। तो वायरल में आपका दो डिजीज़ आती हैं, HIV डिजीज़ एंड वार्ड्स। HIV के बारे में सबको पता है, अभी बताया है। वार्ड्स क्या होता है, वार्ड्स होता है इसके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। कई बार इससे दो तरीके के सवाल आता है, एक तो आ गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा सवाल आता है कि ये होता कैसे है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है क्या। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वायरस तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन कौन सा वायरस है। तो जैसे एड्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, HIV, ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसी तरीके से वार्ड्स का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो HPV, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ये याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। वार्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्ड्स सबको लगता है कि अरे ये वार्ड्स का है तो मस्सा जैसी डिजीज़ है, ये थोड़ी ना होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थोड़ी ना होगी, लेकिन नहीं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है वार्ड। और इसका जो वायरस है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसी तरीके से बैक्टीरियल, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज़ में देखते हैं गोनोरिया। तो गोनोरिया फैलता है नीजेरिया गोनोरिया से, ये याद कर लीजिए आप लोग, नाइजेरिया गोनोरिया, उसका नाम है नाइजेरिया गोनोरिया। उसी तरीके से जो सिफिलिस है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये फैलता है ट्रिपेनेमा पैली ट्रिपेनेमा पैलिडम, ट्रिपेनेमा पैलिडम से, ये याद कर लीजिए, ट्रिपेनेमा पैलिडम। तो ये हो गया। तो यहाँ से दो तरीके के सवाल आते हैं, मैंने पूरा ये टॉपिक आपको बता दिया। एक तो आता है ट्रांसमिशन होता कैसे है, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये डिजीज़ किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है ये टॉपिक, और इसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें से कौन वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो पहले देखिए कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन आपको पता है, मोलर टीथ, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, डायफ्राम। अब अपेंडिक्स का नाम तो सबने सुना होगा कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, और पूछ रहा है विच इज़ नॉट। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए जिसमें नॉट लगा हो, नहीं है तो अपेंडिक्स तो होता है भाई, इसको हटा दो। मोलर टीथ ये भी होता है। सेंट्रियोल्स क्या होता है, सेंट्रियोल्स हमारी सेल में कुछ बैरल शेप पाइप होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो सेल स्केलेटन का काम करते हैं, और ये मेनली प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन, इससे कंपोज्ड होते हैं। और इनका जो फंक्शन समझा जाता है वो कोई प्राइम फंक्शन नहीं है, फंक्शन ये समझा जाता है कि ये सेल के जो शेप है, सेल का न्यूक्लियस की पोजीशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोजीशन है, ये सब सेट करते हैं, मतलब ये एक स्ट्रक्चर शेप देते हैं, लेकिन इनका कोई विशेष फंक्शन नहीं पता चलता। तो सेंट्रियोल्स को भी हम वेस्टिजियल ऑर्गन में रखते हैं। तो बचता है डायफ्राम। डायफ्राम वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, डायफ्राम का यूज़ है, तो डायफ्राम इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का एक चार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, ये देखिए। इस चार्ट को आप देख के इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। इसमें पहला वेस्टिजियल ऑर्गन पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी को बता दें, पीनियल बॉडी क्या होता है। पीनियल बॉडी एक पीनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड है, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। जो थर्ड आई है वो पीनियल ग्लैंड ही है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो यहाँ से मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थर्ड आई किसको कहते हैं, पीनियल। नेक्स्ट जो इसमें है विजडम टीथ। विजडम टीथ ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आई की जो मेम्ब्रेन है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ईयर मसल, जो ईयर पिन्ना बोलते हैं, कान का बाहर जो बाहरी हिस्सा कान दिखता है, इसको कान बोला जाता है लेमैन लैंग्वेज में, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। टॉन्सिल्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड वेस्टिजियल ऑर्गन है। निपल्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है। कॉकिक्स जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड, उसका लास्ट का हिस्सा जो होता है मुड़ा हुआ, वो कॉकिक्स बोला जाता है। ये तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन का पूरा चार्ट है, ये चार्ट रिमेंबर कर दीजिए, वेस्टिजियल ऑर्गन पूछा जा सकता है। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो ये कि थर्ड आई किसको कहते हैं, किस ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है, तो पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई कहा जाता है। और सेकंड, पीनियल ग्लैंड से क्या फंक्शन क्या है, तो वो फंक्शन जो अभी है वो जो फंक्शन इसका समझा जाता है वो ये है कि जब कभी अंधेरा होता है तो वो मेलेटोनिन का सिक्रीशन होता है। मेलेटोनिन क्या करता है, जो हमारा 24 आवर की बायोलॉजिकल क्लॉक है, 24 आवर की बायोलॉजिकल क्लॉक है, इस क्लॉक को मेंटेन करता है। जो बॉडी अपने आप समझ जाती है कि हाँ अब सनसेट हो गया तो सोने का टाइम हो गया, अब सनराइज हो गया तो जगने का टाइम हो गया। तो ये जो सेटिंग है ये पीनियल ग्लैंड करती है। तो साइंस के हिसाब से ये वेस्टिजियल ऑर्गन में रखा गया है, लेकिन पुराने समय के हिसाब से
इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सिर्फ आपसे एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ लेगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए वैक्यूल्स, विलाई, अपेंडिक्स, नन, कई ऑप्शन है। सबको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पिक्चर होता है उसमें जो विलाई ऐसे ऐसे ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ वॉल की तरफ होता है, जो ल्यूमिनल वॉल होती है, तो उसको विलाई कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये सवाल आया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। हिस्टामिन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हिस्टामिन होता कहाँ है। हिस्टामिन दो जगह होता है, याद कर लो। ये क्वेश्चन एक तो यहाँ से ये उठता है कि हिस्टामिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हिस्टामिन एक तो मास्ट सेल में पाया जाता है और दूसरा बेसोफिल्स में पाया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। बीटा सेल, मास्ट सेल, कैम्फो सेल्स, एडिपोलाइटेड मतलब एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वहाँ। तो इसमें जो ऑप्शन अवेलेबल है वो मास्ट सेल का अवेलेबल है। तो एडिपोज टिश्यू और ये सब तो गलत है। तो मास्ट सेल में ये पाया जाता है और दूसरा बेसोफिल मैंने बताया। तो यहाँ बेसोफिल में यूज़ क्या होता है, जब कभी चोट लगती है तो बेसोफिल से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, क्योंकि बेसोफिल तो ब्लड में है तो वो तुरंत पहुँच जाता है, वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है और उसके पास हिस्टामिन प्लस हिपैरिन दो चीज़ें होती हैं। ये क्वेश्चन ये आता है कि बेसोफिल में क्या क्या होता है। तो बेसोफिल में दो केमिकल होते हैं, एक तो हिस्टामिन और दूसरा हिपैरिन। हिपैरिन का काम है क्लॉट को बनने से रोकना। ये भी क्वेश्चन एक आता है कि हिपैरिन का फंक्शन क्या है। तो हिपैरिन का फंक्शन है थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करना और क्लॉट बनने से रोकना। ये याद कर लीजिए, हिपैरिन इज ए एंटीकोगुलेंट। हिपैरिन थ्रोम्बिन के को इनएक्टिवेट करता है और क्लॉट बनने से रोकता है। और हिस्टामिन क्या करता है, वहाँ जहाँ चोट लगी है या जहाँ इन्फेक्शन हुआ वहाँ ब्लड वेसल्स को और फैला देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाता है और उससे हीलिंग की प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाती है। तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप इज़। ब्लड ग्रुप कॉमन कौन-कौन सा है? तो सबको पता है एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, एक एबी होता है, एक ओ होता है। तो ये टोटल 4 ब्लड ग्रुप थे, इसमें कॉमन कौन-सा है? तो ओ, बी, एबी, ए यही 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कॉमन जो है वो है ओ। ओ ब्लड ग्रुप कॉमन होता है। ये सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है, ऐसा कॉमन ब्लड ग्रुप है और ये गॉड का मैजिक है, ईश्वर का ये चमत्कार है कि वो ही ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। इसीलिए शायद ईश्वर ने सबसे कॉमन कर दिया कि कहीं भी ज़रूरत हो तो भाई इस ब्लड ग्रुप का इंसान तो मिल ही जाएगा और ये ब्लड को डोनेट कर देगा। तो ओ को ही वो पावर दी गई है कि ये सबको ब्लड दे सकता है। एक तो ये क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन-सा है? कौन-सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है? तो वो है ओ। इसी तरीके से पूछा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन-सा है जो सबसे ले सकता है? तो वो है ए बी। तो ओ और ए बी से ये 2 सवाल यहाँ से ये पूछे जाते हैं और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनेस्ट ब्लड ग्रुप का, तो उसका सही आंसर हो गया ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड इज़। अब पीएच को लेके मैंने एक चार्ट पूरा अपने चैनल पे दे रखा है। वो चार्ट से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके पीएच क्या होते हैं। तो पीएच जो है यहाँ जो ऑप्शन है 6.8, 7, 7.4, 8। तो यहाँ सही ऑप्शन है 7.4। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो चार्ट मैंने ग्रुप में कहाँ पे दिया हुआ है अपने चैनल पे। तो चैनल पे जितने भी नोट्स दिए जा रहे हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर मेमोराइज़ कर लीजिए। अब ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था, ये फार्मा स्टडी चैनल है आपका। फार्मा स्टडी चैनल पे ये देखिए, ये जैसे कल मैंने जो नोट्स दिया था वो ये दिया था विटामिन्स और उसके केमिकल नेम क्या हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन के केमिकली नेम क्या है? फिल्लोक्विनोन कहते हैं, विटामिन बी3 क्या है? नियासिन है, विटामिन बी5 क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटामिन्स के नेम के। तो ये एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ डाला हुआ है। उसके बाद डेली एमसीक्यू आते हैं, जो भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको डेली एमसीक्यू मिलता है। अब पीएच का क्वेश्चन ये देखिए, ये 2 दिन पहले ये मैंने डाला। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स उनका पीएच, ब्लड का पीएच की रेंज क्या है? 7.35 से 7.40। और जब पूछा गया था, जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? ये देखिए, ये टीयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। टीयर्स इसमें देखते हैं, ये टीयर्स की रेंज है 7.20 से 7.40। तो इस तरीके से जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स आप याद कर लीजिए। ये फार्मा स्टडी चैनल पे चार्ट्स से जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं देता रहता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, इनको मेमोराइज़ कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल कभी के कभी टीयर पूछ लिया, कभी सलाइवा पूछ लिया, कभी गैस्ट्रिक जूस, इस तरीके से सवाल आते हैं। तो आपको पूरा चार्ट ये मेमोराइज़ कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चार्ट जो सेम वहाँ दिया है वो चार्ट मैंने यहाँ भी आपको ये स्लाइड में लगा के दे दिया है। पैनक्रियाटिक जूस, ब्लड प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, टीयर्स, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, ह्यूमन मिल्क, सलाइवा,
इंट्रासेलुलर फ्लूइड, गैस्ट्रिक जूस, यूरिन, इन सब का पीएच दिया हुआ है। इसमें आप देखिए तो जो एसिडिक पीएच में है वो सलाइवा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, गैस्ट्रिक जूस है, यूरिन है, ये एसिडिक है, और बाकी जितने भी हैं वो सब बेसिक हैं। ये चार्ट आपको मेमोराइज कर लेना है। ज़्यादातर जो पीएच है वो रेंज में है एक, तो रेंज के बीच का जो भी ऑप्शन होगा वो आपको टिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ टीयर था तो 7.2 से 7.4, यहाँ ऑप्शन दिया 7.4, तो 7.4 सेट बैठ रहा है, तो ये 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस इज आर स्टिमुलेटेड बाई प्रोडक्शन ऑफ। अब यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन, मेलेटोनिन। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम है यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करना, नंबर 2 दूसरा काम है लैक्टेशन करना। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो चाइल्ड बर्थ के समय पे यूटेरस यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो बेबी है वो बाहर निकल सके, और जैसे ही बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद जो मिल्क है जो ऑलरेडी ब्रेस्ट में बना हुआ, उस मिल्क का इजेक्शन, उसको बाहर निकलना ताकि बच्चा उसको पी सके, ये दोनों काम ऑक्सीटोसिन का होता है। वैसोप्रेसिन की बात कर लेते हैं। वैसोप्रेसिन क्या है? ये एक एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। और इन दोनों हार्मोन्स की जो खास बात है, मैंने एक चार्ट ग्रुप में डाला हुआ है, एक नोट, और पिछले जो वीडियो मेरा था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का उसमें भी मैंने बताया हुआ है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन की खास बात क्या है कि ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, और प्रोलैक्टिन और ये जो बाकी जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो सभी के सभी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो यहाँ जो प्रोलैक्टिन दिया हुआ इसका भी फंक्शन देख लेते हैं, हो सकता है कभी ये पूछ लिया जाए। तो प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला वो हार्मोन है जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है फीमेल्स में, और मिल्क का प्रोडक्शन करता है। तो अब यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन अलग अलग चीज़ है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन करता है, और ऑक्सीटोसिन जो है जिसकी वजह से बाहर वो निकलता है। मिलेनिन क्या है? मिलेनिन एक पिगमेंट होता है जिससे स्किन का कलर आता है। कोई डार्क कलर का है, डार्क कॉम्प्लेक्स है, कोई वाइट है तो कम होगा तो वाइट होगा, और डार्क होगा तो ज़्यादा होगा मिलेनिन तो वो डार्क होगा। तो ये मिलेनिन एक पिगमेंट है जो स्किन में पाया जाता है। नेक्स्ट 26, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पैचेस ऑफ माइलिन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसमें होता है क्या? माइलिन की शीट आप लोगों ने पढ़ी है। ये सवाल कहाँ से आया है? ये सवाल आया है नर्व से। नर्व का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो बाहर की शीट होती है वो एक फैट से बनी होती है, लिपिड की शीट होती है, वो माइलिन शीट कहते हैं। तो माइलिन शीट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और नर्व जो है वो ख़राब हो जाती है। उससे क्या होता है कि दो तरीके के लॉस ऑफ विज़न और हाथ पैर में नंबनेस, सुन्न पर पड़ जाना, ये सब होता है। तो उस बीमारी का नाम है जो इसके साथ होती है वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसका सही ऑप्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज़। और किसकी डिजीज़ है? ये नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से और बनते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस ऑर्गन की डिजीज़ है, किस पार्ट की डिजीज़ है? नर्वस सिस्टम की। उसमें होता क्या है? इसमें माइलिन शीट जो होती है नर्व की वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल आर कंट्रोल्ड बाई। अब इसमें पूछा है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से की कौन सा है जो सेंसेस को कंट्रोल करता है। ये सारे क्या हैं? ये सारे सेंसेस हैं, सेंस हैं। तो सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अब इसमें जो सही ऑप्शन है वो देखते हैं। सही ऑप्शन इसमें आपका है सेरिब्रम। सेरिब्रम ही है जो मेन ब्रेन का पार्ट है और सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का क्या काम है? सेरिबेलम का काम है बॉडी का चलना फिरना, ये सब बैलेंसिंग करना, ये सेरिबेलम का काम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक जंक्शन का काम करता है। तो जितना भी वाइटल फंक्शंस है, और ब्रेन स्टेम और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये सब मिलकर वाइटल फंक्शंस क्या है? जैसे जब हम सो जाते हैं तब भी जो चलता रहता है, जैसे हार्ट का चलना, डाइजेशन, सांस लेना, ये सब जितना भी ये वाइटल फंक्शंस है, तो वाइटल फंक्शंस का कंट्रोल ये करते हैं ब्रेन स्टेम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको लेके ये ब्रेन का एक चार्ट मैंने बना रखा है। ये आप चार्ट देख सकते हैं। तो इसमें सबका फंक्शन अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें से आपको कम से कम जो हर बार पूछा जाता है वो तो कम से कम याद ही होना चाहिए। पूरा याद कर लें बहुत अच्छा है। ये सेरिबेलम है। सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनाना, हाथ पैर का चलना, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये सेरिबेलम का काम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का जितना भी मैंने बताया वाइटल, सोने के बाद जितना भी फंक्शन है, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, स्वेलोइंग हो गया, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना,
ये स्लीप है, ये सब कुछ जो है कंट्रोल कर रहा है ब्रेन स्टेम। और इसके बाद जो ये पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये जितने भी लोब अलग अलग दिए हुए हैं, ये आपका सेरिब्रम के पार्ट हो गए। तो इनका काम होता है, जितना भी मेमोरी का काम है, थिंकिंग काम है, वो आगे वाले ब्रेन का फ्रंटल लोब का उसका हिस्से का काम है। बिहेवियर, मेमोरी ये टेम्पोरल लोब का है। पैराइटल लोब का जितना भी क्या सही गलत है, सेंसेशन, रीडिंग। ऑक्सीपिटल लोब का विज़न, आई का है। अगर सेरिबेलम में डिस्टर्बेंस होता है तो ऑक्सीपिटल लोब तक उसका इफेक्ट जाता है। तो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हो गए। तो ये चार्ट आप यहाँ से देख के ब्रेन के फंक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन मींस। कई बार सवाल बहुत ही बेसिक सा पूछ लिया जाता है। अब पूछा हाइपरटेंशन, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, टेंशन, अब ये ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो सही ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये तो सही है, लेकिन बाकी कहाँ सही होगा। इंक्रीज इन हार्ट रेट को क्या कहते हैं, ये कई बार पूछा जा चुका है। इंक्रीज इन हार्ट रेट को कहते हैं टैकीकार्डिया। डिक्रीज इन हार्ट रेट को क्या कहते हैं, ब्रैडीकार्डिया। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। जब कम हो जाएगा तो हाइपो, जब ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस यहाँ बन रहे हैं। हाइपोटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, टैकीकार्डिया क्या है एंड ब्रेडिकार्डिया क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट वेन आर कॉल्ड। स्मॉलेस्ट वेन को क्या कहते हैं, ऑप्शन है कैपिलरी, वेन्यूल्स, आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है वेन्यूल्स। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस के लिए क्या सही है। आर्टरी क्या होती हैं, आर्टरी होती हैं वो जो ऐसे ब्लड के पाइप जो हार्ट से पंप होने के बाद ब्लड को ऑर्गन्स तक ले जाएं, उसको आर्टरी कहते हैं। इसी तरीके से वेन किसको कहते हैं, जैसे वेन आ गया, मान लो वेन की डिफिनीशन पूछ ली, तो वेन को समझने लिखने का जो सबसे आसान तरीका है या जो ऑप्शंस होगा उसमें सही होगा कि ऑर्गन से वापस हार्ट की तरफ जो ले जाए वो वेन होती है। तो वो हो गया वेन। नेक्स्ट कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है, जो वेन और आर्टरी को ज्वाइंट करती है, वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, एकदम पूरा जाल जैसा जो दिखता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरी एंड वेन, दैट कॉल्ड कैपिलरी, वो हो गया कैपिलरी। इसी तरीके से तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी, 3 ये चीज़ें हो गई। आर्टरी हार्ट से ले जाएगा ऑर्गन तक, वेन ऑर्गन से ले जाएगा हार्ट तक, और कैपिलरी विच कनेक्ट स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच कनेक्ट आर्टरी विद द वेन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद। थॉमसन डिजीज किससे एसोसिएटेड होती है, तो ये क्या होता है, ये मायोटोनिया से एसोसिएटेड होती है। इसमें मसल्स जो हैं वो क्या होता है कि आपका जो बच्चे हैं, बच्चों में इस तरीके से डिजीज़ हो जाती है कि बच्चे अपने बॉडी को रिलैक्स तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इनेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के कर सकते हैं लेकिन रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, इनेबिलिटी टू रिलैक्स द मसल। तो मायोटोनिया से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या हो जाती है। तो सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट मसल इन बॉडी इज। बॉडी में लॉन्गेस्ट मसल कौन है, अब इस बॉडी के लेके स्मॉलेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, नंबर ऑफ ऑर्गन्स क्या है, नंबर ऑफ बोन्स क्या है, नंबर ऑफ नर्व्स क्या है, इसको लेके एक शॉर्ट वीडियो और चार्ट मैंने बना रखा है चैनल पे, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले यहाँ देखते हैं ऑप्शन दिया डेल्टॉयड, रेक्टस, सर्टोरियस एंड बाइसेप्स। तो इसमें सही ऑप्शन है सर्टोरियस। जो लॉन्गेस्ट मसल है वो है सर्टोरियस। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट मसल पूछी जा सकती है, तो स्मॉलेस्ट मसल क्या होगी, याद कर लीजिए, स्टेपीडियस। स्टेपीडियस कान में पाई जाती है, ये स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट पूछी गई है, लॉन्गेस्ट पूछी गई, हो सकता कभी स्मॉलेस्ट या वीकेस्ट पूछ ली जाए। तो स्मॉलेस्ट एंड वीकेस्ट मसल जो है वो है स्टेपीडियस। इसी तरीके से पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो वो है स्टेपीज। स्टेपीज बोन कहाँ पाई जाती है, वो ईयर में पाई जाती है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत मसल कौन सी है, तो जो जा की मसल होती है, मास्टर मसल्स, वो सबसे मजबूत होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो नोट्स मैंने दे रखा है। Secure your success in pharma exams. यहाँ देखिए वो चार्ट मैंने दे रखा है, बॉडी, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, सारे पॉइंट हैं। टोटल 4 स्लाइड इसमें है, इस शॉर्ट वीडियो में। इसमें आप देख के यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। ये देखिए सारे पॉइंट जितने बॉडी से रिलेटेड, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, बस इसी से आना है। तो ये जो 4 पन्ने का नोट्स है ये आपको याद कर लेना है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है क्या, ये सब जनरल साइंस में आता है। कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे में जनरल साइंस के 10 नंबर के अलग से सवाल आते हैं।
फार्मा स्टडी चैनल वेलकम्स यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स। अब लास्ट जो लेक्चर था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसमें भी मैंने बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करती है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं एक आपको बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आप एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका दिखाऊंगा अभी आपको। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो निकलते हैं आपको बस वो याद कर लेना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैंने बताया था आपको दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन उठ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। पहली बात तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा निकल रहा है वो याद कर लो, और बाकी एंटीरियर से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स में लिखा हुआ है कि FSH, SH लगा हुआ है, स्टिमुलेटिंग। एस मीन्स होता है स्टिमुलेटिंग, तो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला TSH, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला फॉलिकल FSH। तो SH अगर लगा हुआ है तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। अब यहाँ पूछ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन और ADH। ADH हो गया वैसोप्रेसिन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंडोर्फिन ये एक अलग चीज़ है, ये इसके बारे में भी अभी बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा FSH। ठीक है, अब देखिए चार्ट में चलते हैं, ये आपके लिए मैं चार्ट लाया हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, मैंने जैसा बताया पोस्टीरियर से सिर्फ दो हार्मोन निकलते हैं, याद कर लीजिए इनको। वैसोप्रेसिन जिसका असर किडनी पे है, इसका काम है एंटी डायरेटिक, मतलब डायरोसिस ना हो, यूरिन कम से कम बने, एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पहला है ब्रेस्ट का जो मिल्क का इजेक्शन है, मिल्क बाहर निकलना है, लैक्टेशन कराना, और यूट्राइन, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करना, ये दो फंक्शन इसके हो जाते हैं। इस तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, FSH, ACTH, TSH, देखिए सब में SH या ट्रॉपिक हार्मोन ऐसे करके लिखा हुआ, तो ये स्टिमुलेट करता है उस पार्टिकुलर दूसरी ग्लैंड को जाके, जैसे TSH थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा, ACTH एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, FSH जो है वो टेस्टिस में जो फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा या ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा, LH इसी तरीके से प्रोलैक्टिन जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा, मिल्क प्रोडक्शन हो, इस तरीके से काम करेगा। तो और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एक बार सवाल ये पूछा गया था कि विच ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर, तो मास्टर ऑफ मास्टर का मतलब क्या? पिट्यूटरी हो गई मास्टर ग्लैंड, एक सवाल ये बनता है। दूसरा मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब मास्टर का मास्टर कौन है, तो वो सवाल होता है, उसका आंसर होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, आप इसको पूरा अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चल के। द नॉर्मल इरिथ्रोसाइट काउंट इज, नॉर्मल इरिथ्रोसाइट काउंट क्या है? तो इसमें ऑप्शन है 3.5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 6.5 मिलियन एंड 7.5 मिलियन। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें आपका जो रेंज होती है इसकी इरिथ्रोसाइट की, एक उस रेंज के हिसाब से जो राइट ऑप्शन है वो हमको टिक करना है। तो इसमें मेल की और फीमेल की दोनों की अलग अलग रेंज होती है। तो इसमें जो मेल की रेंज और फीमेल की रेंज में जो कॉमन रेंज आती है वो आती है 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्व ऑफ हेयरिंग इज, सुनने वाली नर्व कौन सी होती है? तो वो पहला ऑप्शन ऑल फैक्ट्री, अबंडेंस नर्व, ऑडिटरी नर्व और ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक मतलब तो देखना होता है, ऑल फैक्ट्री मतलब सूंघना होता है, अबंडेंस ये कौन सी नर्व है, ये तो लग रहा है ऐसे लिख दिया है। ऑडिटरी मतलब सुनना होता है, तो ऑडिटरी नर्व होगा, नाम से ही पता है, ऑडियो मतलब सुनना, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। कई क्वेश्चन आपके इसी तरीके से नाम से ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ऑफ ईयर सेगमेंट इज, कान के बीच जो बीच का कान है, तीन हिस्से कान के होते हैं, आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडिल ईयर। इसके सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन यहाँ आ जाए तो कभी भी इन्फ्लामेशन आएगी तो ऑर्गन के लास्ट में आइटिस जुड़ जाता है, ये याद कर लीजिए। आइटिस, तो देखिए आइटिस किस में जुड़ा हुआ है? डीफनेस, ओटाइटिस, वर्टिगो, नन, ओटाइटिस। तो यहाँ ओटाइटिस, ओटाइटिस में इसमें आइटिस, आइटिस में इन्फ्लामेशन। ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। ये कान का स्ट्रक्चर है, ये बाहर का ईयर, ये मिडिल ईयर, फिर इनर ईयर। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आता है स्टेपीज बोन का, स्मॉलेस्ट बोन, एक तो ये क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा आता है कॉकलिया का। कॉकलिया क्या होता है? स्पायरल, बिल्कुल स्नेल जैसे घोंघा होता है उस तरीके से स्पायरल जो है ये एक पाइप होता है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है, और इसी का काम है सेंसस को रिसीव करना, जो सुनाई पड़ रहा है उसको रिसीव करना, और ये जो नर्व है इस नर्व तक मैसेज देना। ठीक है, और दूसरा यहाँ जो ये बैलेंसिंग का ये कैनाल, ये वाला जो हिस्सा है इसका काम होता है इनर ईयर के इस हिस्से का बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है,
इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस फिगर को अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से जो जो क्वेश्चन आते हैं एक संभावना वो मैंने बता दी इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन ऑफ ए पेशेंट मेडिकेशन फॉर इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम इस टर्म एज। हेल्थ आउटकम को इंप्रूव करने के लिए जो इवैल्यूएशन करते हैं हम पेशेंट को जो दवा दी गई उस मेथड को कहते क्या है? मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड फार्माकोविजिलेंस। तो इसको कहते हैं मेडिकेशन रिव्यू, ये सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है वैक्सीन परमेबल डिजीज़ इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इसमें से कौन सी डिजीज़ है जो वैक्सीन से कंट्रोल हो जाती है? तो मीजल्स हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो जाती है, एड्स नहीं होती है। तो पूछ रहा है कि कौन एक्सेप्ट, इसके अलावा कौन सी नहीं हो पाती? तो एड्स नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्लैंड विच इज डक्टलेस एंड पोर इज सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड। ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेशन छोड़ दे? तो ऐसी ग्लैंड को ऑप्शन है इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेलोक्राइन, एपोक्राइन। तो इसमें सही ऑप्शन है इंडोक्राइन। इंडोक्राइन आर दोज ग्लैंड विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, तो उनको इंडोक्राइन कहते हैं। और अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे वो किसी पाइप या किसी रास्ते के थ्रू छोड़ रही हैं तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। वो पार्टिकुलर प्लेस पे छोड़ेंगी, वो ब्लड में पूरा ब्लड में नहीं जाएगा, तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। अब यहाँ हेलोक्राइन और एपोक्राइन क्या है ये कभी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए एपोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिस ग्लैंड में, इसके लिए इसको समझाने के लिए मैं ये फिगर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये एपोक्राइन और हेलोक्राइन ये दोनों एक्सोक्राइन ग्लैंड ही हैं। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर का हिस्सा जो है ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होना उसके साथ साथ ऊपर का हिस्सा भी टूट के अलग हो जाता है। तो स्वेट ग्लैंड जो पसीने की ग्लैंड है या सेंट ग्लैंड जो स्मेल की ग्लैंड होती है, ये सारी एपोक्राइन ग्लैंड होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए हेलोक्राइन के बारे में। हेलोक्राइन क्या होता है? हेलोक्राइन होता है कि इसमें पूरी की पूरी जो सेल है वो अंदर उसके जो भी मटेरियल है जो भी सिक्रेशन का वो पूरी की पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ ही साथ सिक्रीट हो जाती है। तो जो सीबीसीएस ग्लैंड है, सीबीसीएस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बाल के जो जड़ होती है, हेयर फॉलिकल, वहाँ सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती है जो सीबम का रिलीज करती है। तो वो सीबम में सेल के साथ साथ सीबम होता है, वैक्स जैसा जो सब्सटेंस होता है, तो वो हेलोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इस तरीके से ये सवाल पूछा जा सकता है हेलोक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन द डेल्टा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये कहाँ से? पैनक्रियास से सवाल है। प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। अब बीटा सेल, बीटा अल्फा बीटा डेल्टा 3 सेल होती है, तो पूछ रहा है डेल्टा सेल क्या सिक्रिएट करता है। तो डेल्टा सेल का सिक्रेशन, तो पहले तो अल्फा सेल का सिक्रेशन पता होना चाहिए, बीटा और सबका सिक्रेशन पता होना चाहिए, तभी ये आप सवाल कर पाएंगे। इसके लिए मैं चार्ट भी एक लाया हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। तो इंसुलिन किससे निकलता है? ये तो अल्फा से निकलता है। ग्लूकागॉन बीटा से निकलता है। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा से। ठीक है, तो ये डेल्टा सेल, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से। तो यहाँ डेल्टा सेल के बारे में ही पूछा है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा सोमेटोस्टेटिन। एड्रेनलिन का पैनक्रियास से कोई लेना देना नहीं है। चार्ट देखते हैं, ये है, ये देखिए अल्फा सेल ने निकाला ग्लूकागॉन। ये चार्ट आप याद कर लीजिए। कभी ये पूछ लिया था कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन निकालता है? ग्लूकागॉन निकालता है। बीटा सेल कौन सा निकालता है? इंसुलिन निकालता है। डेल्टा सेल कौन सा निकालता है? सोमेटोस्टेटिन निकालता है। पीपी सेल होती हैं, ये क्या निकालती हैं? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकालती हैं। और कई बार इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इसको ब्लड शुगर लेवल को कम करना। सोमेटोस्टेटिन इन दोनों को रोकता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को। और पैनक्रियाटिक पेप्टाइड का क्या? कि डाइजेस्टिव सिक्रेशन जो है उसको कंट्रोल करना। तो इस तरीके से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पैनक्रियाज से निकलने वाले डिफरेंट हार्मोन बाय डिफरेंट सेल्स को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कार्डियक आउटपुट मे बी डिटरमाइंड बाई। इसमें से ऑप्शन है डाई डाइल्यूशन, डायरेक्ट फ्लैक, रेडियो आइसोटॉप मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसको लेके एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये पूरा कवर कर दिया गया। एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए, वीडियोज़ को बार बार देखिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग ऑप्शन में पूछ सकते, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब दिया जाएगा। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।